हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आउटस्टैंडिंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। इससे पहले अभी तक हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक एक चैप्टर को काफी डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अगर फर्स्ट 5 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आपको उन सभी वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने फर्स्ट 5 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम बात करें अपने चैप्टर नंबर 6 की, तो ये चैप्टर देखने से पहले आपको दो बातें पता होना चाहिए। पहली बात वॉइड एग्रीमेंट, दूसरा इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है और दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तब जाके आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे और इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। तो वॉइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और दोनों के डिफरेंस को लेकर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। बहुत डिटेल में इन बातों को हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जाके पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को पढ़ना। तो अब शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, चैप्टर का नाम क्या है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम ही बता रहा है। आप जो भी एग्रीमेंट करोगे उस एग्रीमेंट के अंदर आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों की दोनों लॉफुल होने चाहिए, यानी दोनों लीगल होने चाहिए। ये बात हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखी थी जब हम पढ़ रहे थे इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर मैंने आपको सेक्शन नंबर 10 के अंदर 4 इसेंशियल एलिमेंट पढ़ाए थे और 7 इसेंशियल एलिमेंट हमने अलग से पढ़े थे। टोटल हमने 11 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे और ये भी समझा था कि अगर कोई एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। और किसी भी एग्रीमेंट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी तभी आती है जब उस एग्रीमेंट में 11 के 11 इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हो। उन्हीं 11 इसेंशियल एलिमेंट में से हमारा वन ऑफ द इसेंशियल एलिमेंट जो सेक्शन नंबर 10 में दिया हुआ था वो क्या था, एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन। तो अगर हमें अपने एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो हमारी वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि हमारे एग्रीमेंट में हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल हो। यानी अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हुआ तो आपका एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, उल्टा आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। अब ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है ये बात मैं आपको यहाँ पर इस चैप्टर में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको समझा रखा है कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। आप जाकर उस वीडियो को देखो, वहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको देख लेते हैं। द लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हमारे एग्रीमेंट के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। इट इज एम्फसाइज्ड इन सेक्शन नंबर 10 एंड लास्ट पैरा ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच रिस्पेक्टिवली रीड एज अंडर। तो ये बात हमें हमारे सेक्शन नंबर 10 ने भी कही है और सेक्शन नंबर 23 के लास्ट पैरा में भी ये बात लिखी। तो देखते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 10 ने क्या कहा है। तो सेक्शन नंबर 10 की अगर बात करें, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड फॉर लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद लॉफुल ऑब्जेक्ट। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि आपके सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर आपका जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है दोनों के दोनों लॉफुल हुए। तो यानी अगर दोनों में से कोई भी एक चीज अनलॉफुल हुई तो फिर वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड लिखा हुआ है ना कि और लिखा हुआ है। तो लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों होने चाहिए, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। उसी तरीके से सेक्शन 23 इसी बात को नेगेटिव सेंस में कहता है, एवरी एग्रीमेंट ऑफ व्हिच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड। यानी आपके सभी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे अगर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ। तो देखो यहाँ पर अगर नेगेटिव सेंस में बात करें तो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों में से कोई भी एक अनलॉफुल हुआ तो फिर आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्जांपल देता हूं, सपोज दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ। ए एग्री हुआ कि मैं अपनी कार सेल करूंगा बी को। इन कंसिडरेशन बी ने बोला कि मैं जो है 5 kg ऑफ ड्रग सप्लाई करूंगा ए को। तो यहाँ पर ए अपनी कार सेल कर रहा है और बी उसके बदले 5 kg ऑफ ड्रग सप्लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पर इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है, इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट है कार सेल करना, जो कि पूरी तरीके से वैलिड है, लॉफुल है। लेकिन इस एग्रीमेंट का कंसिडरेशन क्या है, ड्रग सप्लाई करना, जो कि अनलॉफुल है। तो आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल है लेकिन आपका कंसिडरेशन अनलॉफुल है, तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि दोनों ही लॉफुल होने चाहिए, सिर्फ एक लॉफुल होने से काम नहीं चलेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दो पार्टीज हैं ए और बी, दोनों के बीच आपस में एग्रीमेंट हुआ। ए एग्री हुआ कि मैं 500 गन्स सप्लाई करूंगा बी को और इन कंसिडरेशन बी कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपीस का चेक दूंगा ए को। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है एग्रीमेंट का, गन सप्लाई करना, जो कि अनलॉफुल है, लेकिन कंसिडरेशन क्या है, चेक में 1 लाख रुपीस की पेमेंट, जो कि पूरी तरीके से लॉफुल है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो गया और कंसिडरेशन लॉफुल हो गई, तो दोनों में से एक लॉफुल है एक अनलॉफुल है। इस तरीके से भी आपका काम नहीं चलेगा, तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, ए और बी दो पार्टीज है, दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। ए ने बोला मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ बी को, बी ने बोला इन कंसिडरेशन मैं जो है 2 लाख रुपीस की पेमेंट करूंगा ए को। तो यहाँ पर कार सेल करी जा रही है और बदले में 2 लाख रुपीस की पेमेंट करी जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है, कार सेल करना, कंसिडरेशन क्या है, 2 लाख रुपीस की पेमेंट। इस केस में आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों लॉफुल है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 10 और सेक्शन नंबर 23 दोनों सेम ही बात कह रहे हैं, बस एक पॉजिटिव सेंस में कह रहा है और दूसरा नेगेटिव सेंस में कह रहा है। अब आगे देखते
देखते हैं। अब अगर डेफिनेशन की बात करें, definition of legality of object and consideration. Section number 23 of the Indian Contract Act deals with the cases in which the object or consideration of an agreement is lawful एंड रीड एज अंडर। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 23 हमें बता रहा है कि आखिर कौन कौन से केसेस होते हैं जहां पर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल माना जाएगा। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 23 ने सीधे सीधे एक लाइन कह दी कि आपके सभी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन लॉफुल माना जाएगा जब तक ये नीचे दिए गई 5 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन के अंदर आपका एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन नहीं आता, यानी इन 5 कंडीशन में से किसी भी कंडीशन से रिलेटेड आपका एग्रीमेंट हुआ तो आपका एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। तो आखिर ये कौन से 5 पॉइंट दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं। बेसिकली इन्हीं 5 पॉइंट्स के ऊपर हमारे पूरा चैप्टर है, तो इनको काफी डिटेल में हमें देखना है। अभी सिर्फ इसके नाम देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में एक एक करके देख लेंगे। तो सबसे पहला है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसके अंदर फॉरबिडन बाय लॉ हो रहा है, यानी लॉ का वायलेशन हो रहा है, इंडिया के अंदर जितने भी लॉ एप्लीकेबल हैं उनके अंदर कहीं पर भी अगर कोई चीज को बैन करा गया या ये कहा गया कि आप इन चीजों से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद अगर आपने उन्हीं चीजों से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करा तो वो फॉरबिडन बाय लॉ कहलाता है। आप लॉ तोड़ रहे हो। तो इन सबको अभी डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ नाम जान लेते हैं। दूसरा है is of such a nature that if permitted it would defeat the provision of any law। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके एग्रीमेंट का नेचर कुछ इस तरीके का है कि अगर आपको परमिट कर दिया जाए ये एग्रीमेंट करने के लिए तो आपके इस एग्रीमेंट की वजह से लॉ के प्रोविजन डिफीट होंगे। मतलब समझो आपने कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करा है जिसे लॉ ने फॉरबिडन नहीं करा, लॉ ने बैन नहीं करा, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट को हम परमिशन दे दें, आपके एग्रीमेंट को हम अलाउ कर दें, तो उसकी वजह से लॉ के अंदर दिए गए प्रोविजंस डिफीट हो जाएंगे, यानी आप लॉ बनने के पीछे की रियल इंटेंशन को डिफीट कर रहे हो। अभी इसके अंदर कौन कौन से केस आते हैं वो हम देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे बहुत सारे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरा है फ्रॉडुलेंट, मतलब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे आप फ्रॉड करना चाहते हो, तो आप फ्रॉड वाला कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो भी अनलॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा। फोर्थ है हमारा इन्वॉल्व और इंप्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, मतलब अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसकी वजह से किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंच रही है, यानी किसी पर्सन को आप नुकसान पहुंचा रहे हो या उसकी प्रॉपर्टी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, तो इस तरीके के एग्रीमेंट का कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट भी अनलॉफुल माना जाएगा। फिफ्थ है हमारा द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो कि इमोरल हैं और अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। आप कुछ इमोरल एक्टिविटी कर रहे हो अपने एग्रीमेंट के थ्रू, या फिर जो है कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है, तो इस तरीके के एग्रीमेंट भी अनलॉफुल माने जाएंगे। तो इस तरीके के एग्रीमेंट में जो है कोर्ट के पास पावर आ जाती है कि वो डिसाइड करेगा कि आखिर कौन सी चीज इमोरल है और कौन सी चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो इसको भी हम काफी डिटेल में अभी देखने वाले हैं। तो अभी तक हमें ये बात पता चली कि एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड, मतलब आपके सभी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएंगे अगर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल हुआ। तो 5 पॉइंट है जिसमें आपका एग्रीमेंट कवर नहीं होना चाहिए, कवर हो गया तो एग्रीमेंट वॉइड है। अब वॉइड क्या होता है, वॉइड कैसे बनता है, उसके लिए आप वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट वाली वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे बात करते हैं केसेस ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं। इन द फॉलोइंग केसेस द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल एंड दस वॉइड, दैट इज विदाउट एनी लीगल इफेक्ट। तो हमें पता है अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं बचता। पहला पॉइंट है हमारा इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, इफ द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज द डूइंग ऑफ एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो अगर आपके एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन दोनों में से किसी के भी थ्रू आप कोई ऐसा काम कर रहे हो, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। इसके अभी हम एग्जांपल देखने वाले हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अनलॉफुल कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एक्ट दैट आर स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ। तो यहाँ पर ऑफ को सही कर लेना और आएगा यहाँ पर। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एक्ट दैट आर स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ। तो आपके अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अंदर कुछ ऐसे भी एक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ है। तो पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ए एग्रीड टू पे ₹100 टू बी इफ ही स्टील्स सी साइकिल, the agreement is void as the consideration is unlawful, the theft is forbidden by law। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, तुम जो है सी की साइकिल चोरी कर लो। तो यहाँ पर किस चीज का एग्रीमेंट बन रहा है, थेफ्ट का एग्रीमेंट, जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। आईपीसी एक्ट ने थेफ्ट को फॉरबिडन कर रखा है, आप चोरी का एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, पनिशेबल है। तो इस केस में आपका ये एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए अ हिंदू ऑलरेडी मैरिड एंड हिज वाइफ बी इज अलाइव एंटर इनटू अ मैरिज एग्रीमेंट विद सी अनदर लेडी, दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट बिकॉज द सेकंड मैरिज इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो यहाँ पर 3 पार्टीज हैं ए बी और सी। ए अ हिंदू मैरिड हस्बैंड और उसकी वाइफ है बी जो कि अलाइव है, उसके बावजूद वो जो है सी कोई अनदर लेडी के साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी मैरिज करता है। तो हमारा जो हिंदू लॉ है वो साफ साफ मना करता है कि अगर आपकी वाइफ अलाइव है तो आप कभी भी सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। तो ये सीधे सीधे वॉयलेशन है हिंदू लॉ का। तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा।
तीसरा एग्जांपल है ए सोल्ड लीकर विदाउट लाइसेंस टू बी, द सेल इज वॉइड एज द सेल ऑफ लीकर विदाउट लाइसेंस इज फॉरबिडन बाय लॉ। दो पार्टीज है ए और बी, ए जो है विदाउट लाइसेंस बी को लीकर की सप्लाई करता है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है। लीकर के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो एक्साइज एक्ट कहता है कि आप विदाउट लाइसेंस लीकर की सप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर ए बी को विदाउट लाइसेंस लीकर की सप्लाई कर रहा है जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, तो इस केस में भी आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आखिर फॉरबिडन बाय लॉ क्या होता है, किस तरीके का हम एग्रीमेंट करेंगे कि हमारा एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखने से पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ बातें रह गई थी। अनलॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स एक्ट दैट आर स्पेसिफिकली पनिशेबल बाय लॉ। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट के अंदर वो सभी एक्ट इंक्लूड होते हैं जो कि पनिशेबल बाय लॉ होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड दोज दैट द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी प्रोहिबिट वाया रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इस फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर एक और पॉइंट कवर होता है, अगर कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने किसी भी तरीके के एग्रीमेंट को प्रोहिबिट किया है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, तो यहाँ पर ये चीज बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे लॉ का ही पार्ट होते हैं, लॉ के अंदर हमारा एक्ट भी कवर होता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी कवर होते हैं। तो अगर किसी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ने अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन यानी अकॉर्डिंग टू लॉ किसी एग्रीमेंट को प्रोहिबिट किया है, तो वो एग्रीमेंट भी फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर ही आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी गई है, बट इफ द रूल्स मेड बाय सच अथॉरिटी आर नॉट इन टेंडम विद द लॉ देन दीज विल नॉट अप्लाई। मतलब क्या है इस बात का कि जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है अगर उसने कोई एग्रीमेंट को अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन यानी अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोहिबिट किया है तो वो तो फॉरबिडन बाय लॉ के अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपने आप से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेती है, मतलब किसी डिपार्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए या रेवेन्यू की प्रोटेक्शन को लेकर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप से इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट कर लेती है जो चीजें लॉ में नहीं लिखी यानी जो अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं हुई है। टेंडम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ यानी जो चीजें लॉ के अकॉर्डिंग नहीं करी गई हैं, अपने आप से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इंटरनल पॉलिसी के तहत बना लिए गए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तरफ से, तो वो इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होंगे। तो फिर आप उससे रिलेटेड कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं कहलाएगा। इस पॉइंट को एग्जांपल से समझते हैं। ये हमारा एग्जांपल है, ए रिसीव्ड अ लाइसेंस फ्रॉम द forest department to cut the grass of a certain area. The authority at the department told him he cannot pass on such interest to another person, but the Forest Act has no such statute. So A sold his interest to B and the contract was held valid. देखो इस केस में क्या है, कई बार फॉरेस्ट में जो है रेनी सीजन के अंदर बहुत सारी ग्रास उग जाती है जिसको हर साल कट करवाना पड़ता है। तो इस बार जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ए को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और लाइसेंस प्रोवाइड करवाया कि वो जो है इस फॉरेस्ट की ग्रास को कट करे। तो यहाँ पर अथॉरिटीज यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर्स ने क्लियरली ए को इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि वो अपने इस लाइसेंस को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करेगा, यानी किसी थर्ड पार्टी को ज्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा अमाउंट में सेल नहीं करेगा। हम ए को लाइसेंस दे रहे हैं तो ए ही जो है वो ग्रास की कटिंग करवाएगा। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है जब लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जाता है इस तरीके का, तो जिस पार्टी को लाइसेंस दिया जाता है वो जो है खुद उस काम को ना करते हुए उस लाइसेंस को किसी आगे अनदर पार्टी को ज्यादा प्राइस में ट्रांसफर कर देती है ताकि बीच में अपना प्रॉफिट निकाल सके। और फिर उस केस में कई बार जो है थर्ड पार्टी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाती है, गलत तरीके से ट्रीज को कट कर देती है, उसको सेल कर देती है। तो इस तरीके की कोई भी इलीगल या गलत एक्टिविटीज हो सकती है फॉरेस्ट के अंदर। तो उसी बात को रोकने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने आप से एक रूल बनाया और ए को कहा कि हम तुम्हें लाइसेंस दे रहे हैं लेकिन तुम इस लाइसेंस को फर्दर आगे ट्रांसफर नहीं करोगे, अपने इंटरेस्ट के लिए तुम इस लाइसेंस को नहीं बेचोगे। द अथॉरिटीज एट द डिपार्टमेंट टोल्ड हिम ही कैन नॉट पास ऑन सच इंटरेस्ट। सच इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर, लाइसेंस टू अनदर पर्सन। लेकिन ये जो लाइसेंस ट्रांसफर ना करने का रूल था ये कहीं पे भी फॉरेस्ट एक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ, यानी फॉरेस्ट एक्ट इस तरीके की कोई बात नहीं कहता कि आपको जो लाइसेंस मिला है उसको आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट द फॉरेस्ट एक्ट हैज नो सच स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब लॉ, लॉ के अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है। सो ए सोल्ड हिज इंटरेस्ट टू बी। तो यहाँ पर जो है ए ने अपने लाइसेंस को बी को सेल कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना करा था उसके बावजूद सेल कर दिया, तो क्या यहाँ पर एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा? अभी हम ऊपर देख के आए कि अगर कोई एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपनी तरफ से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन निकालती है जो लॉ के अंदर नहीं दे रखे, जिनके बारे में लॉ कुछ नहीं कहता, और आप उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को वॉयलेट करते हो यानी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हो, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा, एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड रखा जाएगा। वो बात अलग है कि इस मैटर को लेके जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोर्ट में जाएगा तो आपके ऊपर फाइन पड़ेगा, आपको पेनल्टी पे करनी होगी क्योंकि आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को तो तोड़ा ना। तो अगर आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता तो यहाँ पर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका एग्रीमेंट वैलिड है तो आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में जाके इस मैटर के ऊपर बात कर सकते हो। तो इस केस में आपका एग्रीमेंट पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। अब कोर्ट में क्या होगा वो एक अलग बात है। तो आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट की बात करें, इफ इट इज ऑफ सच नेचर दैट इफ परमिटेड वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। मतलब आपका एग्रीमेंट कुछ इस नेचर का है जो कि लॉ ने फॉरबिडन नहीं कर रखा, लेकिन अगर उसे हम परमिट कर दें, आपके एग्रीमेंट को अगर हम परमिट कर दें तो वो लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर देगा। यानी यहाँ पर बात हो रही है लॉ की इंटेंशन की, मतलब लॉ जिस इंटेंशन से बनाया गया है
आप उस इंटेंशन को वॉयलेट कर रहे हो, आप लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहे, आप लॉ की इंटेंशन को वॉयलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल ही माने जाएगा। इसको समझते हैं एक बार। दिस मींस इफ द एग्रीमेंट इज ट्राइंग टू डिफीट द इंटेंशन ऑफ द लॉ, तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो लॉ की इंटेंशन को डिफीट करने की कोशिश कर रहा है, वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। या फिर इफ द कोर्ट फाइंड दैट द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, इट विल पुट असाइड द सेट एग्रीमेंट। या फिर जो है कोर्ट फाइंड करता है, कोर्ट देखता है कि आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो, दो पार्टीज आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर रहा है, यानी जिस इंटेंशन के साथ ये लॉ बनाया गया था उस इंटेंशन को डिफीट कर रहा है, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट को असाइड कर दिया जाएगा, यानी आपका एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब आप यहाँ पर डायरेक्टली लॉ को वॉयलेट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली लॉ के इंटेंशन को वॉयलेट कर रहे हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एज एस्टेट वाज टू बी ऑक्शन फॉर areas of revenue under the provision of the act of the legislature. According to the act, the defaulter was prohibited from purchasing his own estate. B on understanding with A purchased the estate in the auction and agreed to return the same to A after receiving the price paid by him. The agreement between A and B is void. तो यहाँ पर देखो दो पार्टीज हैं ए और बी। ए जो है एक डिफॉल्टर है, यानी ए ने जो है अपना डेट रीपे नहीं करा, ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को सेल करा जा रहा है। तो लॉ के अकॉर्डिंग जो है ए की प्रॉपर्टी का ऑक्शन लगाया गया है, ए की प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा। तो इस केस में लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ डिफॉल्टर को प्रोहिबिट करा गया है कि डिफॉल्टर ऑक्शन के अंदर अपनी खुद की प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पर प्रोहिबिट कौन कर रहा है? लॉ प्रोहिबिट कर रहा है। लेकिन जब ए की प्रॉपर्टी का ऑक्शन होता है तो वहां पर क्या होता है, ए जो है अपने बदले अपने एक दोस्त बी को भेज देता है। बी ऑन अंडरस्टैंडिंग विद ए, यानी ए और बी की पहली बातचीत हो चुकी है कि मैं तो जा नहीं सकता ऑक्शन में, मुझे तो लॉ ने प्रोहिबिट किया है, तो मेरे बदले जो है बी चले जाएगा और मेरी प्रॉपर्टी को परचेस कर लाएगा, और फिर बाद में जितना पैसा उसने पे किया होगा वो मुझसे लेकर वापस मेरी प्रॉपर्टी को मुझे ही दे देगा। तो इस तरीके का एक एग्रीमेंट जो है ए और बी आपस में कर लेते हैं। बी ऑन अंडरस्टैंडिंग विद ए परचेज द एस्टेट इन ऑक्शन एंड एग्रीड टू रिटर्न द सेम टू ए आफ्टर रिसीविंग द प्राइस पेड बाय हिम। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच एग्रीमेंट हुआ है, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली लॉ का वायलेशन नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली वायलेट किया गया है। लॉ कहता है कि डिफॉल्टर पार्टी की प्रॉपर्टी का अगर ऑक्शन होता है तो वो उस ऑक्शन में अपनी खुद की प्रॉपर्टी को भी परचेज नहीं कर सकती, यानी डिफॉल्टर जो है उस ऑक्शन का पार्ट नहीं बन सकता। लेकिन क्या डिफॉल्टर के अलावा किसी और पर्सन को लॉ ने रोका है ऑक्शन में आने से और प्रॉपर्टी परचेज करने से? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बी जो है ऑक्शन में आ सकता है और एक ही प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बी आता है और एक ही प्रॉपर्टी को परचेज करता है और फिर बाद में वापस प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफर कर देता है। तो लॉ की इंटेंशन क्या थी? लॉ ने क्या कहा था कि डिफॉल्टर पार्टी के पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो ऑक्शन में सेल होगी वो वापस नहीं जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ए और बी ने कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट करा कि आप लॉ को तो वायलेट नहीं कर रहे, यहाँ पर ए प्रॉपर्टी खरीदने तो नहीं जा रहा ऑक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली ए के पास प्रॉपर्टी वापस आ जा रही है। आप लॉ को वायलेट नहीं कर रहे, लेकिन लॉ की इंटेंशन को वायलेट जरूर कर रहे हो। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करो जिसकी वजह से लॉ की इंटेंशन वायलेट होती है, तो उस केस में भी आपका ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। इट वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ। तीसरा है हमारा इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी थर्ड पार्टी के साथ फ्रॉड करना चाहते हो। एन एग्रीमेंट whose object or consideration is to fraud others is unlawful and hence void. For example, an agreement for sale of goods for the purpose of smuggling them out of the country is void and the price of the goods so sold cannot be recovered. तो अगर आप कोई स्मगलिंग का एग्रीमेंट करते हो, कोई सामान को आउट ऑफ कंट्री स्मगलिंग के थ्रू सेल करते हो, तो उस केस में आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल माना जाएगा। और कल को आपकी परचेज और सेल के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है, आप जिस पार्टी को स्मगलिंग करके गुड सेल कर रहे हो उसने आपकी पेमेंट नहीं करी, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते उस पेमेंट की रिकवरी के लिए। अब स्मगलिंग के केस में फ्रॉड कैसे हो गया? यहाँ पर आप कंट्री की गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड करते हो। स्मगलिंग गुड्स का मतलब हो गया ऐसे गुड्स जिनके ऊपर टैक्स पे नहीं करा गया, जिनके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करी जाती, तो आप टैक्स की चोरी करके सीधे सीधे कंट्री की गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो स्मगलिंग के एग्रीमेंट भी फ्रॉडलेंट एक्ट के अंदर कवर होते हैं। उसी तरीके से अ स्कीम ऑफ फ्रॉड अमंग पार्टनर्स इन अ फर्म टू चीट इनकम टैक्स अथॉरिटी और अमंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी टू चीट द इन्वेस्टर इज वॉइड। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई ऐसी स्कीम बनाते हो जिससे आप इनकम टैक्स अथॉरिटी को चीट करना चाहते हो, यानी इनकम टैक्स की चोरी करना चाहते हो, तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। या फिर कंपनी के डायरेक्टर्स मिलकर कोई ऐसी स्कीम बनाते हैं जिसमें आपका ऑब्जेक्ट इन्वेस्टर को चीट करना है, इन्वेस्टर के साथ धोखा करना है, तो वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, ए डिसाइड टू सेल गुड्स टू बी एंड स्मगल देम आउटसाइड द कंट्री. This is a fraudulent transaction as so it is void. Now B cannot recover the money under the law if A does not deliver on his promise. तो यहाँ पर दो पार्टीज है A और B. A डिसाइड करता है कि वो B को कुछ गुड्स की सप्लाई करेगा जिसको स्मगल करा जाएगा आउट ऑफ कंट्री, तो ये भी एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर B अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर सकता अगर कल को A जो है उसको गुड्स प्रोवाइड नहीं करवाता, A अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करता। तो आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो फ्रॉडलेंट नेचर का है, चाहे फिर आप फ्रॉड कंट्री की गवर्नमेंट के साथ कर रहे हो, चाहे किसी अनदर पर्सन के साथ कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टर के साथ कर रहे हो, कोई भी तरीके का फ्रॉड एग्रीमेंट के अंदर आपके ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा और आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा।
अब देखते हैं अपने फोर्थ पॉइंट को, इफ इट इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहे हो, तो आपका एग्रीमेंट अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के अंदर आ जाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ एन एग्रीमेंट इज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इट इज वर्ड बीइंग एन अनलॉफुल एग्रीमेंट। एन इंजरी मीन्स टू अ क्रिमिनल एंड हार्मफुल रॉन्ग डन टू अनदर पर्सन और प्रॉपर्टी। इंजरी का मतलब क्या है? इंजरी का मतलब यहाँ पर बता रखा है कोई क्रिमिनल या हार्मफुल रॉन्ग करना किसी अदर पर्सन के साथ या उसकी प्रॉपर्टी के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ए एग्री टू पे ₹15,000 टू बी इफ ही किल्स सी, द एग्रीमेंट इज वर्ड। तो ए ने बी को 15,000 रुपीज दिए और बोला कि सी को मार के आ जाओ, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वर्ड होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए रिक्वेस्टेड एन एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू पब्लिश अ डिफेमेटरी आर्टिकल अगेंस्ट बी and promised to pay ₹5,000 for this work. The agreement is void as it involves injury to B and the editor cannot recover the amount from A. तो यहाँ पर जो है ए ने रिक्वेस्ट करा एक न्यूज़पेपर एडिटर से कि तुम जो है एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करो, एक डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश करो बी के अगेंस्ट, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इसके बदले 5,000 रुपीज पे करूंगा। तो यहाँ पर बी की प्रॉपर्टी यानी बी की इमेज को डैमेज करने की कोशिश करी जा रही है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू बी and the editor cannot recover the amount from it. Next example है, an agreement to print a book in violation of another copyright is void as the object is to cause injury to the property of another. It is also void as the object of the agreement is forbidden by law relating to copyright. तो अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें एक पर्सन जो है दूसरे की बुक के कंटेंट को चोरी करके खुद की बुक बनाकर उसको मार्केट में बेचे, और जिस बुक से उसने वो कंटेंट कॉपी किया वो बुक कॉपीराइटेड बुक है अंडर द कॉपीराइट एक्ट, तो ये सीधे सीधे दूसरे की प्रॉपर्टी को इंजर्ड करने का एग्रीमेंट है। और साथ के साथ एज पर द कॉपीराइट एक्ट आप दूसरे के कंटेंट को चोरी नहीं कर सकते, आप कॉपीराइट एक्ट का भी वायलेशन कर रहे हो। तो यहाँ पर दो रीजंस की वजह से ये एग्रीमेंट वॉइड होगा, पहला इंजरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, दूसरा फॉरबिडन बाय लॉ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम जो है अपने नोट्स के अंदर अपने कंटेंट के अंदर जो है कई सारे एग्जांपल्स को इंक्लूड करते हैं ताकि स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए। हम अपनी क्लास के अंदर इतने सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम के अंदर जो है एज इट इज हमारे एग्जांपल्स ही आ जाते हैं, स्टूडेंट्स को कुछ नया देखने को नहीं मिलता एग्जाम में, सेम एज इट इज वही बातें वही चीजें वही एग्जांपल आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगी। हमारी काफी मेहनत लगती है इन नोट्स को तैयार करने में। हम इस तरीके से नोट्स तैयार करते हैं ताकि इसके बाद स्टूडेंट्स को कोई भी बुक उठानी ना पड़े, कोई भी एक्स्ट्रा नोट्स उठाने ना पड़े, सिर्फ एक बार इन नोट्स को पढ़े और फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स वो स्कोर कर सके। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ को, जो कि है राम स्वरूप वर्सेस बंसी महेंद्र का। इस केस के अंदर क्या हुआ था, ए बोरोड ₹1,000 फ्रॉम बी, ही एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड प्रॉमिसिंग टू वर्क फॉर बी विदाउट पे फॉर 2 years एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट एग्रीड टू पे इंटरेस्ट एट अ वेरी एक्साबरेंट रेट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट एट वंस हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। तो ये एक केस गया था कोर्ट में। इस केस के फैक्ट क्या थे, दो पार्टीज थी ए और बी। ए ने 1,000 रुपीज का लोन लिया था बी से, और बदले में जो है ए ने बी को एक बॉन्ड साइन करके दिया जिसमें ये कहा गया था कि ए जो है बी के पास 2 साल तक काम करेगा, वो भी विदाउट पे यानी विदाउट सैलरी। ए बी के पास जो है 2 साल तक काम करेगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो बी को 1,000 रुपीज का प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करेगा ही करेगा, साथ में उस 1,000 रुपीज के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट की पेमेंट भी करेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरी एक्साबरेंट रेट। वेरी एक्साबरेंट रेट का मतलब होता है वेरी हाई रेट। अगर सपोज मार्केट के अंदर 8 to 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है लोन के ऊपर, तो यहाँ पर वेरी एक्साबरेंट रेट का मतलब हो गया 40 to 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर इस तरीके का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है जो कि मार्केट से 5-6 गुना ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं एक्साबरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने बोला कि इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप सामने वाली पार्टी को फिजिकली नहीं तो मेंटली और फाइनेंशियली डैमेज कर रहे हो। लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते जिसकी वजह से किसी पर्सन को इंजरी पहुंचे या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचे, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट आपका वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इफ द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर दो चीजें, पहली है इमोरल और दूसरी है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो कई बार ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कोर्ट डिसाइड करता है कि ये एग्रीमेंट मॉरल है कि इमोरल है, या ये एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है कि नहीं है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले इमोरल एग्रीमेंट को लेकर, तो क्या चीज मॉरल होती है क्या चीज इमोरल होती है वो डिपेंड करता है सोसाइटी के ऊपर। हर सोसाइटी का अपने सोचने का तरीका अलग है, चीजों को एक्सेप्ट करने का तरीका अलग है। तो किसी सोसाइटी में कोई चीज एक्सेप्ट होती है, वहीं दूसरी सोसाइटी में वो चीज एक्सेप्ट नहीं होती। तो मॉरलिटी के पैरामीटर सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस डिफरेंट हो सकते हैं। तो उसके ऊपर अगर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो वहां पर कोर्ट डिसाइड करता है कि ये चीज मॉरल है कि नहीं है। और अगर बात करूं अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, तो कोर्ट ने जो है अपने प्रीवियस जजमेंट के बेस पर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कि इन पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड अगर
कोई भी एग्रीमेंट होता है तो वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम टोटल 11 पॉइंट्स पढ़ेंगे जो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होंगे। तो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी को हम बाद में देख लेंगे, पहले हम इमोरल को देख लेते हैं। अगर इमोरल के एग्जांपल की मैं बात करूं, ए लेंट मनी टू बी टू ऑब्टेन अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड सी। इट वाज एग्रीड वंस बी ऑब्टेन द डाइवोर्स ए वुड मैरी हर, बट द कोर्ट पास द जजमेंट दैट ए कैन नॉट रिकवर मनी फ्रॉम बी सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड ऑन अकाउंट ऑफ अनलॉफुल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर तीन पार्टीज है, ए बी और सी। ए जो है बी को पैसा देता है और पैसा देकर बोलता है तुम जो है अपने हस्बैंड सी से डाइवोर्स ले लो, उसके बाद जो है मैं तुमसे मैरिज कर लूंगा। तो यहाँ पर जो ए और बी के बीच इस तरीके का एग्रीमेंट हो रहा है, ये एग्रीमेंट सीधे सीधे इमोरल है, सोसाइटी के मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। और अगर कल को ए बी को पैसा दे देता है लेकिन बी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती तो बाद में जो है ए बी से अपने पैसे की रिकवरी नहीं कर सकता। एक और केस लॉ देखते हैं, पियर्स वर्सेस ब्रुक्स का एक केस है। इस केस में क्या हुआ था, ए लेट अ कैब ऑन हायर टू बी a prostitute knowing that it would be used for immoral purpose, the agreement is void। तो दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने जो है अपनी कैब किराए पे दी बी को, बी कौन है, बी एक प्रोस्टिट्यूट है और ये बात ए को पता थी अपनी कैब किराए पे देते हुए कि वो इस कैब का इमोरल यूज करेगी, लेकिन उसके बावजूद ए ने जो है बी को अपनी कैब हायर पे दी। और हुआ क्या, बाद में जो है बी ने ए की कैब का रेंट देने से मना कर दिया तो ए चला गया कोर्ट में। ए जब कोर्ट में गया अपने रेंट की रिकवरी के लिए तो कोर्ट ने बोला कि आपको पता था ये कैब जो है इमोरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होने वाली है, उसके बावजूद आपने बी को ये कैब किराए पे दी, तो अब आप अपने रेंट की रिकवरी नहीं कर सकते, आपका एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, A promised to obtain for B an employment in the public service and B promised to pay rupees 10,000. This is an agreement which is opposed to the public policy. A ने जो है प्रॉमिस करा B को कि मैं तुम्हें एम्प्लॉयमेंट दिलवाऊंगा एक गवर्नमेंट ऑफिस में यानी पब्लिक सर्विस में। B ने भी प्रॉमिस करा कि उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपीज पे करूंगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एक इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड एग्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब पैसों के लेन देन से लगाना अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। तो क्लियर हो गया आपको। अब देखो इमोरल के ऊपर हमने कई सारे एग्जांपल देख लिए, एक दो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के भी देख लिए, लेकिन हमें अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड टोटल 11 पॉइंट पढ़ने हैं, काफी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को देखना है। एक एक करके हम 11 पॉइंट्स को कवर करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। पहले इसका मतलब देखते हैं आखिर इसका मतलब क्या होता है। एन एग्रीमेंट व्हिच इज इंजीरियस टू द पब्लिक और इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज सेड टू बी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो इंजीरियस टू द पब्लिक है या अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है तो वो आपका एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। देयर इज नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड लॉ ने कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन डिफाइन नहीं करी है। डिफाइन क्यों नहीं करी है मैंने आपको बता दिया, डिपेंड करता है सोसाइटी टू सोसाइटी, टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। द कोर्ट आर ऑथराइज्ड टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो कोर्ट के पास पावर दे दी गई है कि कोर्ट डिसाइड करे अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट आता है कि ये चीज पब्लिक पॉलिसी को अपोज कर रही है कि नहीं कर रही। द एग्रीमेंट व्हिच हैव बीन डिक्लेयर्ड अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बाय कोर्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो जो एग्रीमेंट कोर्ट ने ऑलरेडी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट डिक्लेयर कर दिए वो सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पर नीचे देखने वाले हैं। पहला है ट्रेडिंग विद एनिमी। अगर आप एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, एनिमी वाला कॉन्सेप्ट हमने अपने चैप्टर नंबर 4 में भी देखा था। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी कौन होता है, अगर दो कंट्रीज के बीच आपस में वॉर डिक्लेयर हो जाए तो दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे की कंट्री को एलियन एनिमी बोलते हैं, यानी जो आपका दुश्मन देश है वॉर के टाइम पे वो आपका एलियन एनिमी कहलाएगा। तो हमने देखा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर एलियन एनिमी के साथ आप ड्यूरिंग द वॉर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपका एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। आप कर ही नहीं सकते एलियन एनिमी के साथ ड्यूरिंग द वॉर एग्रीमेंट, लेकिन अगर आपने एग्रीमेंट वॉर डिक्लेयर होने से पहले किया था और फिर अचानक से वॉर डिक्लेयर हो गई तो फिर आपके एग्रीमेंट को या तो होल्ड पे कर दिया जाएगा यानी सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इसको आप डिटेल में देख लेना, एलियन एनिमी वाली कॉन्सेप्ट को मैंने चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एनिमी को लेकर क्या कहा गया है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो एनिमी के साथ, एनिमी कौन है, वॉर वाली कंट्री जिसके साथ वॉर हो रही है, उस कंट्री के साथ अगर आप कोई वॉर के टाइम पर ट्रेडिंग करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग वाला एग्रीमेंट होगा वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। ट्रेडिंग विद एन एलियन एनिमी इज रिगार्डेड एज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। Thus an agreement made with an alien enemy is unlawful on the ground of public policy and is said void। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, A citizen of India sign a deal with B a citizen of China to send certain goods to India on a specific date. Later the government of India declare war with China and then the whole transaction will become void on the ground of dealing with the enemy। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं A और B, A सिटीजन ऑफ इंडिया है, B सिटीजन ऑफ चाइना है। तो A और B आपस में एग्रीमेंट करते हैं, एक डील साइन करते हैं जिसमें चाइना वाला सिटीजन जो है वो इंडिया वाले सिटीजन को कुछ सर्टेन गुड सप्लाई करेगा एक स्पेसिफिक डेट पे। लेकिन अचानक क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। देन द होल ट्रांजैक्शन विल बिकम वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डीलिंग विद द एनिमी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज एंड टाइटल। आपको ट्रैफिक वर्ड सुन के क्या समझ में आता है? ट्रैफिक का मतलब होता है जहां पर बहुत सारी भीड़ हो रखी हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हो, आने जाने का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रखा हो। ये वही बात यहाँ पर भी आती है। ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज का मतलब हो गया आप पब्लिक ऑफिसेज में
ट्रैफिकिंग क्रिएट कर रहे हो, यानी आप जो है पब्लिक ऑफिसेस के अंदर के काम के बीच में रुकावट डाल रहे हो, आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो पब्लिक ऑफिसेस को। द एग्रीमेंट व्हिच अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिस आर वॉइड एज दे आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो अगर जब भी आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो जो गवर्नमेंट ऑफिसेस या पब्लिक ऑफिसेस के नॉर्मल वर्किंग को डिस्टर्ब करता है, एक नॉर्मल प्रोसीजर के बीच में कोई रुकावट डालता है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, तो वो आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर कवर होगा। अगर बात करें ऐसे कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी नो मनी कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस इन विच द पब्लिक इज इंटरेस्टेड। तो यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी कहती है कि आप किसी भी तरीके का कोई भी मनी कंसिडरेशन नहीं इन्वॉल्व करवा सकते गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर अपॉइंटमेंट को लेकर। यानी जब गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर किसी पर्सन की अपॉइंटमेंट होती है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर, तो वहां पर कोई भी मनी कंसिडरेशन यानी किसी भी तरीके की कोई रिश्वत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कोई भी अनलॉफुल तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट को फिल नहीं करोगे। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो वो अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। सिमिलरली द एग्रीमेंट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन such as परमवीर चक्र और एनी अदर टाइटल फॉर मॉनेटरी और अदर कंसिडरेशन आर वर्ड। तो ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। टाइटल्स का मतलब हो गया जो पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन होती है, अवार्ड्स होते हैं सच एज परमवीर चक्र या कोई अदर टाइटल, आप उनको अगर पैसा देकर मनी कंसिडरेशन या किसी और फॉर्म में कोई कंसिडरेशन देकर खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो वो आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। एग्जांपल देखते हैं इसका। Sohan paid rupees 15,000 to the officer to give his son the job in the Railway of India. On failure by officer, he could not recover the money as such contract amount to trafficking in public office, which is opposed to the public policy. तो यहाँ पर सोहन ने जो है 15,000 रुपीज एक गवर्नमेंट ऑफिसर को दिए कि मेरे सन की जो है रेलवे ऑफ इंडिया के अंदर जॉब लगवा दो। अब कल को जो है ये ऑफिसर सोहन के सन की जॉब नहीं लगवा पाता तो सोहन जो है इस पैसे की रिकवरी नहीं कर सकता क्योंकि ये एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए पेड अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी एंड बी एग्रीड टू ऑब्टेन अ सीट फॉर ए सन इन अ मेडिकल कॉलेज। दिस एग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वॉइड बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो ए जो है कुछ सर्टेन सम ऑफ मनी देता है बी को और बी एग्रीड होता है कि मैं जो है ए के सन के लिए मेडिकल कॉलेज में एक सीट का अरेंजमेंट करवा दूंगा। मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, लेकिन यहाँ पर ए बी को कुछ पैसा देकर कह रहा है कि मेरे सन के लिए एक सीट रिजर्व करवा दो मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, ये भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर द मैरिज ऑफ अ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ मनी इज कॉल्ड अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। सच एग्रीमेंट बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी आर वॉइड। तो यहाँ पर लॉ ने जो है पता नहीं ये पॉइंट लिखते हुए कुछ अजीब सी लैंग्वेज यूज करी हुई है, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि लॉ ने हमें ये रूल इसी लैंग्वेज में समझाया है। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A promised with B to procure a wife for him and B agreed to pay a certain sum of money to A for the procurement of the wife. In this case, the agreement is void as it is opposed to the public policy. तो यहाँ पर A जो है प्रॉमिस करता है B को कि मैं तुम्हारे लिए एक वाइफ जो है प्रिक्योर कर लूंगा। प्रिक्योर मतलब परचेज। लॉ बड़ी अजीब सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, वो कह रहा है परचेज ऑफ अ वाइफ। A जो है प्रॉमिस कर रहा है B से कि मैं तुम्हारे लिए वाइफ को परचेज कर लूंगा, यानी वाइफ का अरेंजमेंट करवा दूंगा। B agreed to pay a certain sum of money to A. बदले में B कह रहा है कि मैं तुम्हें एक certain sum of money पे कर दूंगा for the procurement of the wife. तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं इस तरीके का, ये एग्रीमेंट लॉ कहता है कि सीधे सीधे वॉइड है। आप इस तरीके का कोई भी मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझो, पैसा देकर किसी के हस्बैंड वाइफ का अरेंजमेंट करवाना, ये सीधे सीधे मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते, ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होता है। अब एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ था। एन एग्रीमेंट टू प्रोक्योर द मैरिज ऑफ अ पर्सन इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ मनी is called the marriage brokerage contract. Such agreement being opposed to the public policy are void. तो अब क्लियर हो गया आपको। अब नीचे एक बात और लिखी गई है। Similarly, an agreement to pay money to the parents of a minor to induce them to give the minor in marriage is void. तो क्या कहा गया है? अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो जिसमें आप किसी माइनर के पेरेंट्स को कोई पैसा पे करते हो और आप इंड्यूस करते हो माइनर के पेरेंट्स को कि वो माइनर को हमें दे दे मैरिज के लिए, इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो भी void डिक्लेयर किया जाएगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं। A father of a girl promised to give a certain sum of money to B, a father of a minor boy, and B agreed to marry his minor son with A's daughter. In this case, the agreement is void as it is अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर ए जो कि फादर ऑफ अ गर्ल है वो प्रॉमिस करता है बी को, बी कौन है? फादर ऑफ अ माइनर बॉय। बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें सर्टेन सम ऑफ मनी दूंगा, तुम जो है अपने माइनर बॉय यानी माइनर जो लड़का है उसकी मैरिज मेरी डॉटर से करवा दो, यानी ए की जो डॉटर है उससे करवा दो। तो इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, यानी माइनर के पेरेंट्स को पैसा पे करा जा रहा है फॉर मैरिज। इन दिस केस द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट इज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड होगा और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होगा। नीचे देखो यहाँ पर एक नोट दिया गया है, marriage bureau only provides information and does not negotiate marriage for reward, therefore it is not covered under this point. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो मैरिज ब्यूरो वाले होते हैं वो इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होंगे क्योंकि वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, यानी दो पर्संस को आपस में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन
एक दूसरे के बारे में जानकारी देते हैं, अब आगे मैरिज हो या ना हो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, उससे रिलेटेड वो कोई भी रिवॉर्ड चार्ज नहीं करते। यानी वो ये कभी भी नहीं कहते कि हम आपकी मैरिज करवा के ही रहेंगे, आप हमें बदले में इतना अमाउंट दे देना। इस तरीके के कोई रिवॉर्ड की वो बातचीत नहीं करते, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करते हैं। जबकि ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर मैरिज कराने को लेकर सीधे सीधे रिवॉर्ड दिया जा रहा था, ऊपर सच में प्रोक्योरमेंट जैसी बातें कही जा रही थी, यानी मैरिज को परचेज और सेल के नजरिए से कहा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इस तरीके की कोई बातें नहीं होती, तो मैरिज ब्यूरो के कॉन्टेक्ट जो है इस पॉइंट के अंदर कवर नहीं होते और उनको कभी भी अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी नहीं कहा जाता। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट। द फादर एंड मदर आर नेचुरल गार्जियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड। दिस राइट ऑफ गार्जियनशिप कैन नॉट बी बार्टेड अवे बाय एनी एग्रीमेंट। एनी एग्रीमेंट फॉर सेल और ट्रांसफर ऑफ गार्जियंस राइट इज वॉइड एज बीइंग अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो जो फादर और मदर होते हैं वो नेचुरल गार्जियन होते हैं किसी भी माइनर चाइल्ड के। तो जब तक जो है कोई चाइल्ड माइनर है उसके नेचुरल गार्जियन उसके फादर और मदर माने जाते हैं। तो अगर कोई भी एग्रीमेंट ऐसा करा जाए जो माइनर के नेचुरल गार्जियन यानी जो उसके फादर और मदर है उनसे उनके गार्जियनशिप के राइट को छीनता है, यानी उनको उनके गार्जियनशिप के राइट से अलग करता है, बार्टेड अवे का मतलब दूर करना, अलग करना, तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट जो है अनलॉफुल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। फिर चाहे माइनर के फादर और मदर ने खुद ही क्यों ना इस तरीके का कोई एग्रीमेंट करा हो। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए अ फादर हैविंग 2 माइनर सन। तो यहाँ पर ए एक फादर है जिसके 2 माइनर सन है, वो एग्रीड हुआ कि वो ट्रांसफर करेगा अपनी गार्जियनशिप को इन फेवर ऑफ बी के फेवर में, एंड ऑल्सो एग्रीड नॉट टू रिवोक द ट्रांसफर। और साथ के साथ ये भी कह दिया कि मैं इस ट्रांसफर को कभी भी रिवोक नहीं करूंगा, यानी बी से ये गार्जियनशिप कभी नहीं छीनूंगा। सब्सिक्वेंटली ही फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द बॉयज एंड अ डिक्लेरेशन दैट he was the rightful guardian. The court held that he had a right to revoke his authority and get back the children. लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है ए को रियलाइज हुआ कि मैंने ये गलत कर दिया, तो उसने जो है कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि मुझे अपने माइनर सन की रिकवरी चाहिए, और ये कहा कि मेरे पास राइटफुल गार्जियनशिप का राइट है। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी जो है जजमेंट ए के फेवर में सुनाया और कहा कि ए के पास राइट है कि वो अपनी अथॉरिटी को रिवोक कर सके, यानी ए ने जो एग्रीमेंट करा था वो एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा और ए को उसके चिल्ड्रन जो है वापस मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम। एन एग्रीमेंट व्हिच रिस्ट्रिक्ट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज वॉइड एज बीन अगेंस्ट टू द पब्लिक पॉलिसी। तो आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे आप किसी अनदर पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट करते हो, यानी उसके पर्सनल फ्रीडम के ऊपर रोक लगा रहे हो, तो ऐसा एग्रीमेंट आपका वॉइड और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। एग्जांपल इसका क्या है? ए ऑब्टेन अ लोन फ्रॉम बी अ मनी लेंडर एंड एग्रीड विद बी दैट विदाउट बी's कंसेंट इन राइटिंग he would not leave his job or borrow money or dispose his property or change his residence. It was held that the agreement was void on the ground of restraining personal liberty. तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने कुछ लोन लिया बी से, बी कौन है? एक मनी लेंडर, और दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें लिखा गया कि विदाउट बी's कंसेंट इन राइटिंग, बिना बी की राइटिंग कंसेंट के ए जो है अपनी जॉब छोड़ नहीं सकता, किसी और से पैसा बोरो नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी को भी नहीं बेच सकता और अपने एड्रेस को भी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सीधे सीधे जो है ए के पर्सनल लिबर्टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है इस एग्रीमेंट के थ्रू। तो ये एग्रीमेंट जो है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी है। नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम। अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो जिसके थ्रू आप कोई क्राइम कमिट करते हो तो वो भी आपका अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी होगा। एन एग्रीमेंट फॉर्म्ड बाय द पार्टीज फॉर द कमीशन ऑफ अ क्राइम अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी विल बी कंसीडर्ड टू बी वॉइड। तो अगर पार्टीज आपस में कोई क्राइम से रिलेटेड एग्रीमेंट करती हैं किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, और किस चीज के लिए कर रही हैं? फॉर द कमीशन, कमीशन के लिए, तो आपका ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। सिमिलरली एन एग्रीमेंट टू इंडेमनिफाई अ पर्सन अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज क्रिमिनल एक्ट is also void being opposed to the public policy. Similarly, अगर आप कोई इस तरीके का एग्रीमेंट करते हो कि आप किसी पर्सन को इंडेमनिफाई करोगे, इंडेमनिफाई करने का मतलब क्या होता है? सामने वाली पार्टी का अगर कोई लॉस होता है तो आप उसकी रिकवरी करवा दोगे, इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट करते हो और ये कहते हो कि मैं तुम्हें इंडेमनिफाई कर दूंगा तुम्हारे क्रिमिनल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, तो इस तरीके का एग्रीमेंट भी आपका वॉइड और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ए आस्क्ड बी टू किल सी प्रॉमिसिंग टू कॉम्पनसेट बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, दस द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यहाँ पर तीन पार्टीज हैं ए, बी और सी। ए ने बी को कहा कि तुम सी को मार के आ जाओ और उसके बाद ये जो तुमने क्रिमिनल एक्ट करा है इसके अगेंस्ट में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें फेस करने होंगे उसको मैं इंडेमनिफाई कर दूंगा, यानी उसके बदले जो कंपनसेशन बनेगा वो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो यहाँ पर जो है एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम है, ये अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा और वॉइड माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एनी एग्रीमेंट हुज पर्पस और इफेक्ट इज टू यूज इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड विद जजेस और ऑफिसर्स ऑफ जस्टिस इज वॉइड। तो आप किसी भी तरीके का कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिसके थ्रू आप किसी जज के ऊपर या किसी जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर या किसी विटनेस के ऊपर कोई इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस डालते हो, किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंस इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब हो गया आप गलत तरीके से इन्फ्लुएंस डाल रहे हो, गलत काम करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो अगर आप किसी की जज के ऊपर, जुडिशियल ऑफिसर के ऊपर या कोई विटनेस के ऊपर
कोई इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस डालने का एग्रीमेंट करते हो तो आपका एग्रीमेंट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। एग्जांपल इसका देखते हैं। अ पर्सन एक्स इज कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग मर्डर, हिज फ्रेंड बी गोज टू जज टू मेक अ एग्रीमेंट टू गिव एन ऑर्डर इन फेवर ऑफ ए, द एग्रीमेंट वाज हेल्ड टू बी वॉइड। तो यहाँ पर जो है एक पर्सन है एक्स, उसने जो है कोई मर्डर कमिट किया है, यानी किसी पर्सन का मर्डर किया है और उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। तो कोर्ट की हियरिंग से पहले जो है एक्स का फ्रेंड पी जज के पास जाता है और जाकर एक एग्रीमेंट करता है कि तुम जो है एक्स के फेवर में जजमेंट सुना दो और एक्स को रिलीज करवा दो। तो यहाँ पर एक्स आएगा। तो इस तरीके का अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो सीधे सीधे इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर आएगा और वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अ पर्सन आर इज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर एंड बी इज द विटनेस। तो यहाँ पर एक पर्सन आर है जिसने मर्डर किया है एंड बी इज द विटनेस, बी जो है विटनेस है जिसने आर को मर्डर करते हुए देखा है। तो बी आर के खिलाफ गवाही देने वाला है। इफ एन एग्रीमेंट इज मेड विद बी टू चेंज हिज स्टेटमेंट नॉट टू अपीयर इन कोर्ट इज अनलॉफुल एंड वॉइड। तो अगर आर कोई एग्रीमेंट कर लेता है बी के साथ कि तुम जो है अपना स्टेटमेंट चेंज कर देना या फिर जो है तुम कोर्ट में अपीयर ही मत होना, तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट जो है वॉइड होगा, अनलॉफुल होगा। आप जस्टिस के नॉर्मल प्रोसीजर के ऊपर इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस तरीके का कोई भी आप एग्रीमेंट करते हो तो वो इस पॉइंट के अंदर कवर हो जाएगा और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन। ध्यान से सुनना, बार बार इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड द गिल्टी पार्टी मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड एंड एनी एग्रीमेंट व्हिच सीक्स टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन ऑफ सच अ पर्सन इज अपोज्ड टू अ पब्लिक पॉलिसी, देयरफॉर सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एक्सेप्ट वेयर क्राइम इज कंपाउंडेबल। तो क्या कहा है यहाँ पर कि अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट करा है तो होना क्या चाहिए, गिल्टी पार्टी मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड, गिल्टी पार्टी के अगेंस्ट केस चलना चाहिए। तो नॉर्मल प्रोसीजर तो यही है। लेकिन अगर आप कोई एग्रीमेंट करते हो, एनी एग्रीमेंट, कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जाता है जो आपको प्रोसिक्यूशन यानी केस फाइल करने से रोकता है, किसके खिलाफ, सच अ पर्सन, उस गिल्टी पर्सन के खिलाफ केस फाइल करने से रोकता है, तो वो एग्रीमेंट आपका अपोज टू बी पब्लिक पॉलिसी के अंदर आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ए नोइंग दैट वी हैड कमिटेड अ मर्डर obtain a promise from B to pay him rupees 10,000 in consideration of not exposing B. There is a case of stifling prosecution and the agreement is इलीगल एंड वॉइड। तो यहाँ पर दो पार्टीज हैं, ए और बी। बी ने जो है किसी का मर्डर कमिट कर दिया यानी किसी का खून कर दिया और ये बात जो है ए को पता है। अब ए जो है बी के पास जाकर कहता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी एक्सपोज नहीं करूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने ये मर्डर किया है, बस तुम मुझे बदले में जो है 10,000 रुपीज की पेमेंट कर दो। यहाँ पर जो है नॉर्मली क्या होना चाहिए था, बी ने कोई मर्डर करा है, ए को पता है कि बी ने मर्डर करा है, तो ए को जो है बी के खिलाफ केस फाइल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट कर रही है कि वो केस फाइल नहीं करेंगी। तो ये एग्रीमेंट जो है ए को केस फाइल करने से रोक रहा है, यहाँ पर बी के खिलाफ केस फाइल होना चाहिए था जो कि नहीं हो रहा। तो इस केस में लॉ कहता है कि ये सिविल प्रोसिक्यूशन का केस है और इस तरीके का आप कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो इलीगल और वॉइड कहलाता है। यहाँ पर एक प्रिंसिपल काम करता है जो कहता है यू कैन नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ योर फिलोनी। तो यहाँ पर फिलोनी का मतलब होता है क्राइम। तो ये प्रिंसिपल कह रहा है कि आप जो है क्राइम को ट्रेड नहीं बना सकते, आप क्राइम को बिजनेस नहीं बना सकते और यू कैन नॉट कन्वर्ट क्राइम इनटू अ सोर्स ऑफ प्रॉफिट, और क्राइम को कभी भी प्रॉफिट का सोर्स नहीं बनाया जा सकता, जो कि यहाँ पर हो रहा है। ए जो है बी का सच छुपाने के बदले 10,000 रुपीज मांग रहा है, तो यहाँ पर सीधे सीधे बी ने जो क्राइम किया है उसके बदले ए अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो इस तरीके का तो आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ अगर ऐसे एग्रीमेंट को वैलिड डिक्लेयर कर दे तो कोई भी अमीर आदमी, कोई भी रिच पर्सन जो है किसी भी तरीके का क्राइम करेगा और क्राइम करने के बाद पैसा देके बच निकलेगा, उसके खिलाफ तो कभी कोर्ट में केस जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर लॉ कहता है कि आप इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप क्राइम को कभी भी ट्रेड नहीं बना सकते। आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करोगे तो वो वॉइड होगा, अनएनफोर्सेबल कहलाएगा, एक्सेप्ट वेयर क्राइम इज कंपाउंडेबल। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्राइम इज कंपाउंडेबल। अब ये कंपाउंडेबल क्राइम क्या होता है, अब देखो बेसिकली दो एक्ट है जो क्राइम से डील करते हैं, एक है आईपीसी एक्ट, दूसरा है सीआरपीसी एक्ट। आईपीसी एक्ट जो है वो ये बताता है कि क्या क्या आप ऐसा काम करोगे जो क्राइम की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होगा, यानी अगर आपने कोई ऐसे काम किए तो वो क्राइम माना जाएगा और उसके खिलाफ इतनी सजा होगी या फांसी होगी, इस तरीके की जो भी बातें वो आईपीसी एक्ट बताता है। तो क्या होगा ये बात आईपीसी एक्ट ने बता दिया। अब किस तरीके से होगा यानी कौन से प्रोसीजर का इस्तेमाल करा जाएगा ये बात बताता है हमें सीआरपीसी एक्ट यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो सीआरपीसी एक्ट के अंदर जो है ऑफेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, एक कंपाउंडेबल, दूसरा नॉन कंपाउंडेबल। अब कंपाउंडेबल क्या होता है, कंपाउंडेबल मतलब आपने कोई छोटा मोटा क्राइम किया, कोई बहुत बड़ा क्राइम की बात नहीं हो रही, कोई सीरियस क्राइम नहीं करा आपने, जैसे कि कोई टैक्स रिलेटेड क्राइम करा है, कोई टैक्स की चोरी करी है, कोई कंपनी लॉ से रिलेटेड क्राइम कर दिया, तो इस तरीके के ऑफेंसेस को जो है कंपाउंडेबल के अंदर डाला जाता है। और नॉन कंपाउंडेबल कौन से होते हैं, जो बहुत सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर करना, किडनैपिंग करना, इस तरीके के क्राइम जो है बहुत सीरियस क्राइम है, तो इनको जो है बोला जाता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो कंपाउंडेबल ऑफेंस को लेकर कहा जाता है कि इस तरीके के ऑफेंस जो है सेटल हो सकते हैं विद कोर्ट और विदाउट कोर्ट, यानी आप इस तरीके के ऑफेंसेस के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। अब कॉम्प्रोमाइज आप चाहो तो कोर्ट के बाहर कर लो, चाहो तो कोर्ट के अंदर कर लो, मतलब यहाँ पर
कॉम्प्रोमाइज करा जा सकता है, आपस में दो पार्टीज बैठकर बातचीत कर सकती हैं। जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब कोई ऐसे सीरियस ऑफेंस जिसमें सेटलमेंट का कोई चांस नहीं है, सीधे सीधे मामला कोर्ट में जाएगा और आपको सजा सुनाई जाएगी, कोई भी सेटलमेंट यहाँ पर अलाउड नहीं होता। तो जब कभी भी आप कोई नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस करते हो तो उस केस में आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन वाला पॉइंट लगेगा, लेकिन अगर आप कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस करते हो तो वहां पर दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर सेटलमेंट कर सकती हैं। यही बात यहाँ पर लिखी गई थी, एक्सेप्ट वेयर क्राइम इज कंपाउंडेबल। अगर क्राइम कंपाउंडेबल है तो आपस में बैठकर बातचीत हो सकती है, सेटलमेंट हो सकता है, वहां पर इस तरीके का एग्रीमेंट वॉइड नहीं माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी सिविल प्रोसिक्यूशन के केस में और ऊपर जो हमने पॉइंट पढ़ा था इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के केस में। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर कंफ्यूजन होने वाली है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखो यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क समझो। इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर केस फाइल हो चुका है, ऊपर वाले पॉइंट में जो है हमने देखा था दोनों एग्जांपल के अंदर केस फाइल हो चुका है, केस जो है कोर्ट में चल रहा है और आप जो है अपने इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर किसी जज को या किसी जुडिशियल ऑफिसर को या किसी विटनेस को खरीदने की कोशिश करते हो या किसी भी तरीके का कोई दबाव डालते हो उसके ऊपर, तो वो आपका इस पॉइंट के अंदर कवर होगा, इंटरफेरेंस विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। लेकिन जो सिविल प्रोसिक्यूशन है यहाँ पर केस फाइल नहीं हुआ, अभी तक केस फाइल नहीं करा गया है, कोर्ट में केस नहीं गया है, एक ऐसा एग्रीमेंट करा जा रहा है जिसमें केस फाइल करने से रोका जा रहा है, तो इस तरीके का एग्रीमेंट आपका स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन के अंदर कवर होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है मेंटेनेंस एंड चैप्टर्टी। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीचे के आपको जितने पॉइंट देखने को मिल रहे हैं 7th 8th 9th और एक 11th पॉइंट है, ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट्स को आपको अच्छे से देखना है, इनके ऊपर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस एंड चैप्टर्टी। अब ये क्या है? मेंटेनेंस और चैप्टर्टी जो है एक ब्रिटिश टर्म है, ब्रिटिश लॉ से जो है ये वर्ड को उठाया गया है। इसका मतलब होता है प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है केस फाइल। आप जो है किसी पर्सन को प्रमोट कर रहे हो, यानी किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो दूसरे के खिलाफ केस फाइल करे। पहले देखते हैं मेंटेनेंस को कि आखिर मेंटेनेंस क्या होता है। When a person helps another in litigation in which he is not himself interested and does not share in the proceed of the action, it is called maintenance। तो अगर कोई एक पर्सन मदद करता है किसी दूसरे पर्सन को किस चीज में, लिटिगेशन में, यानी केस फाइल करने में। अब वो मदद जो है फाइनेंशियली भी हो सकती है, यानी एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा दे रही है कि तू थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कर, जो भी पैसा होगा मैं पे करूंगा। तो इस तरीके की अगर आप किसी पर्सन को हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली मदद कर रहे हो और ऐसा करने में आपका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, he is not himself interested, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, and does not share, और आप किसी भी तरीके का कोई प्रोसीड में शेयर की डिमांड नहीं कर रहे हो आफ्टर द केस। इसको एग्जांपल से समझते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये एग्जांपल है हमारे सामने मेंटेनेंस का। तो यहाँ पर 3 पार्टीज है, एक्स वाई और जेड। एक्स हैव अ प्रॉपर्टी, एक्स के पास एक प्रॉपर्टी है, एंड वाई अनदर पर्सन टेक ओवर एक्स प्रॉपर्टी फोर्सफुली, और वाई जो एक अनदर पर्सन है वो एक्स की प्रॉपर्टी को फोर्सफुली टेक ओवर कर लेता है, यानी एक्स की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती कब्जे में ले लेता है। एक्स ट्राइज टू गेट बैक हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम वाई। एक्स ने कई बार कोशिश करी कि वो वाई से अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सके, बट वाज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हुआ। सो द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद एक्स इज टू फाइल अ सूट अगेंस्ट वाई। तो एक्स के पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि वो वाई के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल करे, बट वाई डज नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फंड हिज केस एंड हिज एडवोकेट। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वाई जो है इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो केस कर सके, क्योंकि केस करेगा तो एडवोकेट को भी पैसा पे करना होगा और कई सारे खर्चे होते हैं। तो एक्स इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है। उसका एक दोस्त है जेड। जेड जो है आता है और आके प्रॉमिस करता है एक्स को कि तू जो है वाई के खिलाफ कोर्ट में केस डाल, तेरा जो भी खर्चा होगा वो मैं पे करूंगा, जब केस ओवर हो जाएगा तो तू मुझे जो है पैसा लौटा दियो जो मैंने तुझे पे करा था। अब जेड के कहने पे एक्स ने जो है वाई के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया और वो केस को जीत भी गया, यानी एक्स को उसकी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। अब केस ओवर हो गया। अब यहाँ पर जो है एक्स जेड का पैसा वापस करेगा, क्योंकि पहले से प्रॉमिस किया गया था कि मैं तुम्हें अभी पैसा दे रहा हूँ, लेकिन केस के बाद जो है तू मुझे मेरे पैसे को वापस लौटा दोगे, यानी कोई एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड नहीं कर रहा जेड। जेड सिर्फ अपना पैसा वापस मांग रहा है। जेड जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई शेयर नहीं मांग रहा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टी एक्स को वापस मिली है। तो केस के बाद जो है एक्स को अपनी प्रॉपर्टी वापस मिल गई। लॉ कहता है ये प्रॉपर्टी जो है प्रोसीड है, यानी केस जीतने के बाद आपको जो भी चीजें वापस मिल जाती हैं उसको लॉ कहता है प्रोसीड। और यहाँ पर जेड ने पैसे देने के बदले प्रोसीड में से कोई भी शेयर की डिमांड नहीं करी, तो इसी को हम बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस का मतलब होता है केस फाइल करने के लिए जो भी खर्चा लगेगा, जो भी खर्चा होगा केस को मेंटेन करने का, वो एक पर्सन पे कर रहा है दूसरे पर्सन को, उसका अपना एक्स्ट्रा खुद का कोई बेनिफिट नहीं है इस केस को फाइल करवाने में, वो सिर्फ दूसरे की मदद करना चाहता है। यही बात ऊपर लिखी हुई थी, when a person help financial or otherwise another in litigation in which he is not himself interested। यहाँ पर Z का खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं है, Z कोई एक्स्ट्रा पैसा मांग नहीं रहा, does not share in the proceed of the action। यहाँ पर जो है प्रोसीड में से कोई भी शेयर की डिमांड भी नहीं करी जा रही। प्रोसीड का मतलब होता है केस जीतने के बाद आपको जो मिलेगा उसको हम प्रोसीड बोलते हैं। ये सिर्फ एक मदद करी गई Z की तरफ से X को, तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस आपको क्लियर हो गया। अब बात करें चैम्पर्टी। आखिर चैम्पर्टी क्या होती है? व्हेन अ पर्सन हेल्प्स अनदर
इन लिटिगेशन इन एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ प्रोसीड इफ एनी इज कॉल्ड चैम्पर्टी। तो यहाँ पर भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को केस फाइल करने में यानी लिटिगेशन में मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मदद करी जा रही है उसके बदले पोर्शन ऑफ प्रोसीड मांगा जा रहा है। यानी अगर केस में तुम जीतते हो तो जो भी तुम जीतोगे उसका एक पर्टिकुलर शेयर जो है तुम मुझे भी दोगे। तो यहाँ पर मदद करने के पीछे उस पर्सन का खुद का इंटरेस्ट है, वो एक पोर्शन ऑफ प्रोसीड मांग रहा है, तो इसको बोलते हैं हम चैम्पर्टी। एग्जांपल देखते हैं इसका। ए एग्रीड टू पे एक्सपेंसेस टू बी इफ ही सू सी एंड बी agreed to pay half of the amount received from the result of such suit। तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट हो रहा है ए और बी के बीच। ए एग्री हुआ और बोला बी से कि मैं तुम्हें सारे एक्सपेंसेस पे कर दूंगा, तुम जो है सी के खिलाफ कोर्ट में केस डाल दो। मतलब बी और सी के बीच कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा और ए जो है बी को फाइनेंशियल मदद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ए ने जो है कंडीशन लगा दी और बोला बी से कि तुम जो है जब केस जीत जाओगे तो केस जीतने के बाद जो भी प्रोसीड तुम्हें मिलेगा यानी जो भी चीज की रिकवरी तुम्हें होगी उसका 50% यानी उसका हाफ अमाउंट जो है तुम मेरे साथ शेयर करोगे। तो यहाँ पर जो है ए बी को मदद कर रहा है, लेकिन बदले में 50% ऑफ द प्रोसीड की डिमांड भी कर रहा है। तो यहाँ पर ए का खुद का इंटरेस्ट मौजूद है बी की मदद करने के पीछे, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑफ चैम्पर्टी। अब देखो दोनों ही केस में जो मदद करी गई है यानी जो पैसा पे करा है वो तो वापस करना ही होगा। अब ये मत कहना कि कभी भी जेड ने जो एक्स की मदद करी थी यानी जो पैसा पे करा था वो एक्स को वापस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो फाइनेंशियल हेल्प करी जाती है वो दोनों ही केस में वापस करनी होती है। मेंटेनेंस के केस में सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प वापस करनी होती है, लेकिन चैम्पर्टी के केस में फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ जो प्रोसीड में से शेयर होता है वो भी देना होता है। तो आपको समझ में आ गया मेंटेनेंस क्या होता है, चैम्पर्टी क्या होती है। अब देखो यहाँ पर लॉ क्या कहता है। इन इंग्लिश लॉ बोथ ऑफ दीज एग्रीमेंट आर इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल। तो इंग्लिश लॉ की अगर बात करें जो कि ब्रिटिश लॉ है उसकी बात करें तो ब्रिटिश लॉ के अकॉर्डिंग आप चाहे मेंटेनेंस का एग्रीमेंट करो चाहे चैम्पर्टी का एग्रीमेंट करो, दोनों ही एग्रीमेंट जो है इलीगल होते हैं और अनएनफोर्सेबल होते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात करें, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, द एग्रीमेंट फॉर सप्लाइंग फंड्स बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पर्टी इज वैलिड। तो यहाँ पर क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ अगर कोई एग्रीमेंट करा जाता है फंड सप्लाई करने का बाय वे ऑफ मेंटेनेंस और चैम्पर्टी वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। यानी इंडिया के अंदर मेंटेनेंस और चैम्पर्टी को लेकर जो एग्रीमेंट करा जाता है वो वैलिड होता है, अनलेस का मतलब नीचे दो कंडीशन बता दी गई, अगर आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट ये दो कंडीशन के अंदर नहीं आता तो फिर वो पूरी तरीके से वैलिड होगा। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी भी एक कंडीशन के अंदर आपका एग्रीमेंट आ जाता है तो फिर उस केस में आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कौन से दो कंडीशन है, पहला है अगर आप ये मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो वो अनरीजनेबल है, सो एज टू अनजस्ट द अदर पार्टी, यानी आपके इस एग्रीमेंट की वजह से दूसरी पार्टी के साथ अनजस्ट हो रहा है, जिसके खिलाफ आप कोर्ट में केस फाइल कर रहे हो उसके साथ अनजस्ट हो रहा है। तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करते हो जो अनरीजनेबल होता है, अनजस्ट टू अदर पार्टी होता है, तो फिर उस केस में आपका ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। या फिर आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट करने के पीछे कोई मैलिशियस मोटिव है, यानी आपने जो है गैम्बलिंग के पर्पस के लिए एग्रीमेंट किया है, आपको कोई प्रॉपर्टी वापस चाहिए ताकि आप उस पर गैम्बलिंग कर सको, या ऑपरेसिंग अदर पार्टी, आप किसी अदर पार्टी को दबाना चाहते हो, उसके ऊपर दबाव डालना चाहते हो, एंड नॉट विद द बोनाफाइड ऑब्जेक्ट, या आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बोनाफाइड नहीं है। बोनाफाइड मतलब आप गुड इंटेंशन के साथ ये एग्रीमेंट नहीं कर रहे, आपका इंटेंशन जो है वो गलत है इस एग्रीमेंट को करने का, तो ऐसा कुछ भी हुआ तो माना जाएगा कि आपका मोटिव जो है वो मैलिशियस है। और अगर आपका मोटिव मैलिशियस निकला या फिर आपका जो एग्रीमेंट है वो अनरीजनेबल निकला, यानी सामने वाली पार्टी के साथ अनजस्ट हो रहा है, तो उस केस में आपका मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का एग्रीमेंट इनवैलिड माना जाएगा और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या कहा गया है कि अगर आप कोई मेंटेनेंस और चैम्पर्टी का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो पूरी तरीके से वैलिड होगा जब तक आपका ये एग्रीमेंट इन दो पॉइंट्स के अंदर कवर ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा 10th पॉइंट है एग्रीमेंट टेंडिंग टू अ क्रिएट मोनोपोली। यहाँ पर क्या है, आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो जिससे आप कोई मोनोपोली क्रिएट करना चाहते हो। एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोली आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस वॉइड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। XYZ and ABC are only the manufacturers of oxygen cylinder in West Bengal. They both enter into a contract of supplying the same at a very high rate and enjoy the monopoly rates during the COVID period in the country. Such contract is opposed to the public policy as they intend to create monopolies. तो यहाँ पर क्या दो कंपनीज है जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का। वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ दो ही कंपनीज है, XYZ और ABC। अब ये दोनों जो है आपस में एक एग्रीमेंट कर लेती हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं कि हम जो है दोनों के दोनों बहुत हाई रेट पे ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करेंगे कोविड पीरियड में। कोविड पीरियड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, उस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत ज्यादा चाहिए थे, यानी ये मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है, फायदा उठाना चाहती है सामने वाले की मजबूरी का। तो इस तरीके का कोई भी एग्रीमेंट आप करते हो जो मोनोपोली क्रिएट कर रहा है तो आपका एग्रीमेंट जो है अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अंदर कवर हो जाएगा और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अब देखो इंटरेस्ट का मतलब हो गया फायदा, अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब हो गया ड्यूटी। ये पॉइंट हमने पढ़ा था अपने कंसिडरेशन वाले चैप्टर के अंदर जब हम पढ़ रहे थे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। वहां पर एक पॉइंट था कि आप जो है अपनी ऑब्लिगेशन यानी अपनी एग्जिस्टिंग ड्यूटी के अगेंस्ट कोई भी कंसिडरेशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर कोई पुलिस ऑफिसर है वो FIR फाइल करने के लिए पैसा क्लेम करता है, कोई कंसिडरेशन क्लेम करता है तो वो अनलॉफुल माना जाएगा।
क्योंकि उसकी ड्यूटी बनती है, लॉ ड्यूटी देता है कि वो हर एक की बात को सुने और एफआईआर फाइल करे। तो एफआईआर फाइल करने के बदले पुलिस ऑफिसर पैसे की डिमांड नहीं कर सकता। तो जो भी आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है उसके अगेंस्ट अगर आप कोई इंटरेस्ट लेना चाहते हो, कोई कंसिडरेशन लेने का एग्रीमेंट करते हो, तो वो भी वॉइड माना जाएगा, अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द एग्रीमेंट दैट आर वॉइड एज दे टेंड टू क्रिएट एन इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एग्जाम्पल देखते हैं, एन एग्रीमेंट बाय एन एजेंट टू रिसीव कंपनसेशन विदाउट हिज प्रिंसिपल कंसेंट फ्रॉम अनदर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज एजेंसी इज इनवैलिड। तो यहाँ पर जो है एक एजेंट है वो किसी अनदर पर्सन के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है, कोई कंपनसेशन रिसीव कर रहा है विदाउट द कंसेंट ऑफ हिज प्रिंसिपल। किसके बदले? अपनी परफॉर्मेंस के बदले। अब प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किस लिए किया है कि वो अपनी एजेंसी की परफॉर्मेंस को करे। तो यहाँ पर जो है एजेंट की ड्यूटी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस करे, उसके बदले कोई वो एक्स्ट्रा पेमेंट चार्ज नहीं कर सकता। वो थर्ड पार्टी से जो कंपनसेशन ले रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट ले रहा है, वो इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन है। उसका ऑब्लिगेशन है कि जो भी उसको एज ए एजेंट काम दिया गया है वो उस काम को करे और विदाउट कंसिडरेशन करे। उसके बदले उसको उसका प्रिंसिपल पेमेंट करेगा, ना कि उसके अलावा कोई और। लेकिन यहाँ पर एजेंट जो है थर्ड पार्टी से अपने परफॉर्मेंस के लिए कंपनसेशन चार्ज कर रहा है, तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट जो है इनवैलिड माना जाएगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए हु इज अ मैनेजर ऑफ अ फर्म एग्रीज टू पास अ कॉन्ट्रैक्ट टू एक्स इफ एक्स पेज टू ए रुपीज 2 लाख प्राइवेटली द एग्रीमेंट इज वॉइड। तो यहाँ पर ए एक मैनेजर है किसी फर्म का, वो एग्री हुआ कि वो एक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पास करवा देगा अगर एक्स ए को जो है प्राइवेटली 2 लाख रुपीज की पेमेंट कर दे। तो यहाँ पर साफ साफ जो है रिश्वत मांगी जा रही है ए की तरफ से। ए कह रहा है कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो प्राइवेटली तो मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को पास करवा दूंगा, जबकि ए मैनेजर है उस फर्म में, उसका काम ही यही है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट को देखे और उसके बाद जो उसमें से बेस्ट है उसको पास करवाए। कॉन्ट्रैक्ट पास कराना उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, उसके बदले वो पैसा क्लेम नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। तो ये होगा हमारा चैप्टर लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का। हमने काफी डिटेल में इस चैप्टर को देख लिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी हम मिलते हैं अपने एक नई चैप्टर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।